बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब, आप सभी का इस्लाह टीवी में खैर मकदम है। नाजरीन, यूँ तो हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मसरूफ़ रहता है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इसीलिए आज हमारा ये ख़ास प्रोग्राम डोमेस्टिक वायलेंस पर मबनी है। जो हमारी ख़ास और ख़ुसूसी मेहमान हैं वो हैं कहकशा साहिबा। कहकशा साहिबा, मैं आपका इस्लाह टीवी में दिल की गहराइयों से नाजरीन की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका खैर मकदम करती हूँ। कहकशा साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना तारुफ़ हमारे नाज़रीन को कराएं कि आपका जो इब्तिदाई तालीम है वो कैसी है और किस तरह से आपने अपनी इब्तिदाई तालीम शुरू की, और आप ये जो डोमेस्टिक वायलेंस पर काम कर रही हैं, ये जो NGO है, ये किस बेस पर मबनी है और किस तरह से ये काम करता है लोगों के लिए। आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कहकशा है, मैं लखनऊ से हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मेरी एक NGO है वुमेंस वेलफेयर फाउंडेशन, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी तालीम जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ से ही मैंने अपनी इब्तिदाई और तालीम हासिल करी है। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये हमारा शौक़ हमेशा से रहा था औरतों की खिदमत के लिए और आवाम की खिदमत का। तो ये जज्बा ही हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है। माशाअल्लाह। तो कहकशा साहिबा, आप मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये ऐसी कौन सी वजह थी जो आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस पर ही काम करना है। वजूहात क्या थे? यानी कोई शख्सियत ने आपको मुतासिर किया या कोई आपकी खुसूसी वजह थी? हमारे नाज़रीन को बताएं। कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा हमेशा से शौक़ रहा है सोशल वर्किंग का, और ख़ास करके अपनी बहनों के लिए मदद का, कि औरतों के साथ उनकी हेल्प करना। और ख़ास वजूहत कि मेरी माँ एक अपने अकेली लेडीज़ थी जिन्होंने हमको पाला, परवरिश करी अपने दम पे, और उनकी ज़िंदगी की जिद्दोजहद जो उन्होंने हमारे लिए करी, हमको हमारी परवरिश पर लगाई। और जो कुछ हालात हम लोग के साथ आए, पेश आई हमारी शुरुआती ज़िंदगी में जो हुए, तो उन्हीं सब से मुतासिर होकर हमने लेडीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी कि वो कहीं पे बेसहारा ना रहें, वो उनको एक ऐसा दायरा मिले, एक ऐसी जगह मिले जिसके अंदर वो आकर अपने मसलों को हल कराएं और उनकी बात जो है चार दीवारी के अंदर ही हल हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हर कोई दूसरों के लिए ऐसी खिदमत को अंजाम नहीं देता। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो आप समाजी खिदमत अंजाम देती हैं, तो ये जो समाजी खिदमत आप अंजाम दे रही हैं, ये कोई ख़ास तबके के लिए अंजाम देती हैं? यानी कोई ख़ास तबका है, ख़ास मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता है, वो आपके पास आता है, या कोई भी आए और आपसे ये खिदमत को ले सकता है? यानी आप सबकी मदद करती हैं या कोई ख़ास मखसूस होता है? नहीं, जिस हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा मेरे लिए मज़हब जो है वो इंसानियत है। बहुत अच्छी बात। इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा एक ज़रिया होता है कि इंसान दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए, दूसरों की मदद कर पाए। ये जज्बा हर एक इंसान में हम मानते हैं कि होना चाहिए। तो इसी जज्बे से हम हैं। मेरा कोई किसी मज़हब, किसी धर्म, किसी जाति के लिए नहीं है, जबकि मेरी ज़िंदगी का खुद पहला केस एक अलग मज़हब से ही था और अलग ही मज़हब से ही पहला केस हमने अटेंड किया था। ओह माशाअल्लाह, यानी कोई भी आकर आपसे अपनी इमदाद हासिल कर सकता है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। सबसे बढ़कर हम इंसानियत को दर्जा देते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कहकशा साहिबा, मुझे ये बताइए कि असल जो, जैसे कि मुझे इल्म है कि आपका जो मेन फोकस है वो डोमेस्टिक वायलेंस पर है, तो इसकी वजूहात क्या हैं कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस पेश आता है, यानी लोग इसको फेस करते हैं, तो असल वजह क्या है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ तक कि हमने समझा है कि 100 में से 80-85% है, हर घरों में है जी। बस उसकी शक्ल अलग अलग होती है और लोगों का, औरतों का उसको जो है बर्दाश्त करने का मादा अलग अलग होता है। और कुछ ऐसे आ जाते हैं जब वो बर्दाश्त के ऊपर हो जाता है, तो औरत नहीं जब बर्दाश्त कर पाती है तो वो उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो उस सहारे के लिए हम अपना, मेरा NGO इसी पे ही काम करता है। और बाकी जो इसकी वजूहात हैं, तो कई तरीके की वजूहात हैं। जैसे कि हमारे हिसाब से अगर आप लें तो जो हमने अपने देखा है कि
जॉइंट फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, सास हैं, नंदे हैं, कभी उनके साथ मसले नहीं सुलझ पा रहे हैं, कुछ कभी दहेज के ही कुछ हैं कि दहेज की वजह से मसलात हैं, कुछ जो हैं तालीम और तरबियत की कमी है ना। और हमारे इस्लाम के भी कई केसेस हैं, तो उसमें शरीयत के हिसाब से जो शरीयत हमारी कहती है कि औरत का क्या हुकूक हैं इस्लाम के अंदर, उनकी मालूमात सही से नहीं होना, है ना। ये सब तरीके की जो वजूहात हैं, कई तरीके की हैं, उनको हम आप से हम नहीं मतलब यहाँ पे कर सकते हैं इतनी। तो कई तरीके की वजहात मेन ये केसेस का कारण बनती है, वजह बनती है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी वजूहात हैं, यानी इतनी सारी वजूहात हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का ज़रिया बनती हैं कि लोग आते हैं आपके पास। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं कि जब लोग आते हैं तो किस तरह से उनको इल्म होता है कि आप उनके लिए काम कर रही हैं, आपका ये NGO चल रहा है, या आप कोई ख़ास जगह पर जाती हैं, सर्वे करती हैं, या आपको इल्म होता है कि वहाँ पर ये मसले हो रहे हैं, या ख़ुद ख़वातीन आपसे जो जुड़ती हैं वो किस तरह से आकर जुड़ती हैं? ये तो देखिए मौत तो मौत लोगों को पता चलता रहा कि हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं या मेरा NGO इसलिए काम कर रहा है, तो ख़वातीन आई और हमसे रूबरू हुई, उन्होंने अपनी परेशानियां हमसे डिस्कस करी। जब एक का मसला सुलझा तो दूसरे को पता चला, दूसरे का सुलझा तो तीसरे को पता चला। इसी तरीके ये सीढ़ी दर सीढ़ी होता गया। मेरा कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं रहा कि मैंने, हाँ शुरुआती दौर पे मैंने लोगों से जो है टच हो गए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको इससे मुताल्लिक़ कोई मसला है तो हमारे पास आइए। तो इस तरीके से भी आया, और फिर उसके साथ जो मेरे साथ लोग जुड़ते गए, फिर उनका भी सोशल नेटवर्क है, उससे भी उन लोगों को पता चला कि भाई ये संस्था है वुमेंस वेलफेयर फाउंडेशन जो ख़ास करके डोमेस्टिक वायलेंस पे ही काम कर रही है। तो लोग इस तरीके से हमारे पास आए, यहाँ तक कि अभी लखनऊ के बाहर दिल्ली और मुंबई के भी केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं, हमने सॉल्व किए। तो अच्छा कहकशा साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि लोग मुख्तलिफ़ जगह से आपके पास आते हैं, तो किस तरह के मसलन जब मसले लेकर आते हैं तो उनका प्रोसेस क्या होता है? कैसे स्टार्ट करती हैं? किस तरह आप उनकी बैठकर सुनती हैं? फिर आप उनकी फैमिली से कैसे बात करती हैं? या जो भी घरेलू जो आपने बोला तशद्दुद पर आप काम कर रही हैं, तो शुरुआत किस तरह से होती है और उसका इख्तिताम कहाँ तक जाता है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। तो हमारे साथ जो है मेरी एक टीम है, एक पैनल है जिसमें लीगल एडवाइज़र भी हैं जी। और जो शुरुआती वो होता है उसमें तो हम एक जो हमारे पास आते हैं लेडीज़ आती हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप एक एप्लीकेशन में अपनी सारी तकलीफ़ें, अपना जिस तकलीफ़ों की वजह और अपनी पूरी डिटेल्स, अपना सारा ब्यौरा दीजिए हमको लिख के, और अपना हवाला उसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन करिए। एप्लीकेशन एक मेरे और मेरे NGO के नाम लिखिए और उसको जो है उसमें आप अपना कोई ID लगा कर मुझे दीजिए, तब वो देती हैं। तो फिर हम उस एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, फिर अपने लीगल एडवाइज़रों से कंसल्ट करते हैं, फिर उनके घर वालों से मिलकर उसको जहाँ तक के होता है हम काउंसलिंग करके अपने ऑफिस में ही इन मसलों को सुलझाते हैं। लेकिन कुछ मसले ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस की भी हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है, कुछ मसले आते हैं जिसमें हमें कोर्ट की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मेरी एक टीम है जो लीगल एडवाइज़र हैं, उसमें वो सब मिल के हमको इस तरीके की सहूलियात देते हैं और हम उनकी मदद से जो है अपने काम को अंजाम देते हैं। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपको यानी यहाँ तक पहुँचता है आपका काम कि आप पुलिस की भी मदद लेती हैं और वकील की भी मदद लेती है, तो मेरा मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो आप उनकी मदद लेती हैं, यानी आप जब आपके पास कोई भी इंसान आता है मसला लेकर कि हमें ये केस है या घर में इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो जहाँ तक मैंने देखा है और जो देखने को मिलता है, तो जब कोई घर का केस किसी दूसरे के पास लेकर आता है तो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही रहता है कि आपको उसको फेस करना है कि आपको एक यानी दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, और जब लड़ने के बाद एक आया शिकायत करने तो दूसरा उसको रोकता है, तो वो चीज़ें किस तरह से आप फेस करती हैं? इसमें भी कई तरीके की दिक्कतें का सामना भी आता है। फिर हम जो है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाती है वैसे वैसे बात करते हैं। पहले तो जो अगर वाइफ आई है उसने अपने हस्बैंड की कंप्लेन करी तो हस्बैंड से बुलाकर बात करेंगे, फिर उसके घर वालों को बुलाकर बात करते हैं, फिर उसको हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट समझाते हैं लीगली और शरीयत के हिसाब से भी समझाते हैं, है ना। उसके बाद उनके माइंड को करते हैं, काउंसलिंग चलती है। कभी कभी तो हमारी काउंसलिंग 3-3 घंटे 4-4 घंटे ले लेती है, और उसके बाद उनको
इस तरीके के इस मुकाम पे लाते हैं उनके माइंड को कि भाई अब आपका सुलह हो जाए, है ना। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो भाई नहीं समझते हैं, नहीं उनको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई FIR भी कराना पड़ जाती है। बहुत से लोग सेकंड पार्टी परेशान कर रही है तो FIR करा दी, या फिर कोर्ट से मसले हो गए तो कोर्ट से मतलब आपके पास वो करवा दी, कानूनी उनको दे दिया, उनकी हेल्प करवा दी। तो इस तरीके से हर तरीके से उनकी मदद करके हमारा मकसद ये रहता है कि इनका जो केस आया उसको किसी न किसी हद तक सुलझाया जाए, और पहला मेरा जो रहता है कि इनके घर को बसाया जाए। ओके, यानी पहले आप कोशिश करती हैं कि आप सुलह करवाएं, फिर बाद में, लेकिन अगर जब सुलह नहीं होती है तब ये केस जाता है कोर्ट और कचहरी में। जी आप ये कहना चाहती हैं। तो कहकशा साहिबा, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो एक अहम सवाल ये है कि जो मसले आते हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं? कोई हायर एजुकेशन से आते हैं, या मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं, या बहुत लो फैमिली से आते हैं? यानी किस तरह के लोग ज़्यादातर आप फेस करती हैं और किस तरह से आप फेस करती हैं? ख़ास तबका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका कोई ख़ास तबका नहीं है। मेरे पास अच्छे हायर एजुकेटेड लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह की गलतियाँ करी, उनके फैमिलीज़ में भी कई इस तरीके की डिस्टर्बेंस हुई हैं, तो उनके भी केसेस हमारे पास आए, वो भी हमने देखे, स्टडी किए हैं। और कुछ छोटे तबके के होते हैं, कुछ जो है मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ जॉइंट फैमिली की वजह से होते हैं, कुछ जो है जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनके वजह से होते हैं, कुछ नशे वगैरह की वजह से होते हैं। तो ये हर तबके के लोग हर जगह मिलते हैं और इसी तरीके के केसेस होते रहते हैं, और जो हमारे पास आते हैं वो सभी तरीके के होते हैं। यानी हर तबके के लोग आपके पास आते हैं और आप उनकी, और हर धर्म के भी आते हैं, हर यानी मजहब से रिलेटेड आपके पास वो भी आते हैं। तो कहकशा साहिबा, जो आपने बताया कि आपके पास एक टीम है, तो वो टीम किस तरह से आपके साथ जुड़ी हुई है? तो क्या टीम को कोई सरकारी इमदाद भी है या गैर सरकारी इमदाद है जो आपसे जुड़ी है और आप इस मसलों पर काम करती हैं? नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे जितने भी हमारे पैनल के लोग हैं उसमें ज़्यादातर लीगल एडवाइज़र यानी कि एडवोकेट्स वगैरह हैं, और जो कि हमारी संस्था को अपना कोई पे बिल नहीं है। सब उनका सोशल वर्किंग का ही जज्बा रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़ते चले आ रहे हैं, एक मजबूत पैनल है जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ, जिसके अंदर एक टीचर्स भी हैं, और जिसके अंदर लीगल एडवाइज़र, जैसे हमने बताया सबकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें उनकी ही रहती है, तो वो भी हैं। और जितने भी लोग हैं सब मतलब बग़ैर पैसे के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी को पेबल नहीं है, किसी को पैसा नहीं देते हैं। एक जज्बा है हमारी टीम का कि हम दूसरों को मदद कर रहे हैं और बग़ैर पैसे की कर रहे हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं कि बग़ैर पैसे के आप इतनी चीज़ों को फेस करती हैं? तो किस तरह से फाइनेंशियल आप सपोर्ट लेती हैं? ज़्यादा फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए अगर हम आपके साथ जुड़े, मेरे पैनल के लोग हमसे अपनी तनख्वाह की दरख्वास्त करेंगे या अपने वो करेंगे, तब हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आएगी, पेश आएगी। लिहाजा अब मेरे केसेस पे हमारा फोकस रहता है। केसेस में जो है हमारे जो लोग हैं हमको अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अगले को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चेन बन गई है हैंड टू हैंड, उससे जो है हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। और अभी तक कि किसी से हमारा कोई सरकारी या गैर सरकारी किसी से हमने मदद नहीं ली है, ना हमारे NGO किसी उससे जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी बगैर इमदाद के आप खुद एक शौक का जहाँ पे पड़ती है जैसे, तो वो हम भी करते हैं। और हम अपना जैसे होता है, तो हमारा जब एक शौक़ है तो शौक़ में खाली जैसे आप कहते नहीं कि इंसान अपनी मेहनत भी लगाता है, कहीं कहीं अपने पैसा भी लगाता है। तो वहाँ पे अगर हमें अपना पैसा लगाना पड़ता है तो हम पीछे नहीं हटते हैं, हमने लगाया भी है, हम लगाते भी हैं अपना पैसा। बहुत अच्छी बात है कि हर कोई इंसान यानी दूसरे के लिए इतनी खदमात को अंजाम दे। तो कभी आपको इसका कुछ बेनिफिट कहीं से भी नहीं मिला? मतलब आप ये कहना चाहते हैं? मेरा बेनिफिट होता है जब मेरा कोई केस मुस्कुराता हुआ हमको थैंक यू बोलता हुआ जाता है। मेरी बेनिफिट होता है ये कि जो हम आपसे यहाँ पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे बात कर रहे हैं, आपने हमको इस काबिल समझा, यहाँ पे बुलाया, मेरे यही सब अवार्ड्स हैं, यही सब मेरी कमाई है। बहुत अच्छी बात है कि हर किसी में ये जज्बा होना चाहिए। मुझे यकीन है जो नाजरीन देख रहे हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ शौक़ आएगा कि वो भी कुछ समाज की खिदमत कर सकें। तो क्या आप ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का काम है, इसके अलावा भी कोई और समाजी खिदमत को अंजाम देती हैं? जैसे बस्तियों में बहुत सी तालीम का भी मसला होता है, किसी की शादी का मसला होता है, गरीबी की वजह से लोग कर नहीं पाते, तो क्या इसमें भी कोई आपका सपोर्ट होता है? जी, हमने जो है काफ़ी हेल्थ कैंप लगाए हैं
जैसे कि हमने बताया कि मेरे डॉक्टर भी हमारे साथ हैं जी, कुछ लोग जुड़े हुए। पैनल में, तो उनकी मदद से हम हेल्थ कैंप लगाते हैं जी। और जिसको फाइनेंशियल हम ही पूरा अपना सपोर्ट देते हैं। जी। और बाकी जो हमारे पैनल के लोग हैं वो उसमें सब काम करते हैं। तो हेल्थ कैंप वगैरह हमने करे हैं, कई बच्चों की पढ़ाई वगैरह का भी इंतज़ाम जिस हद तक के हमसे हो जाता है या हम उनको हेल्प प्रोवाइड कर पाते हैं वो करते हैं। और कुछ शादियों के जो हुए तो कुछ लोग हमसे इसी उससे जुड़े हुए हैं, जिनकी मदद से हमने लड़कियों की शादियों में भी काम किया है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप हर तरह से पूरे समाज के लिए ही खुद को आपने, जो कहते नहीं, पूरा सब कुछ मैंने दे दिया कि ताकि समाज बेहतर से बेहतर बन जाए। एक छोटी सी कोशिश है। लेकिन जो कोशिश छोटी सी है, लेकिन आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से बहुत बड़ी कोशिश है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जो इतना बेहतरीन आप काम कर रही हैं, कि हमारे नाजरीन अगर शौक़ का ये जज्बा पैदा हो रहा है तो किस तरह से, जैसे आपने चीज़ों को फेस किया, वो भी इस काम में आए या कोई भी काम समाजी खिदमत को अंजाम दे सके? देखिए, मेरा जो नज़रिया हमेशा रहा है तो ये रहा है कि कुदरत को कुदरत के नज़रिए से देखो। सुभान अल्लाह। कुदरत ने बहुत ही खूबसूरती से हर एक चीज़ को तराशा है। वाह, क्या बात है। इंसान के दिल को भी बहुत खूबसूरती से उसने तराशा है। जी। बस दिल की अच्छाइयों को आप बाहर लाइए जी। और अच्छाइयाँ जब आप ढूंढने चलेंगे तो लोगों में अच्छाइयाँ ही मिलेंगी और अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और अच्छी ही जगह आपका सब कुछ होगा, है ना। तो जब एक अच्छा आपका माइंड है, आप उसकी सोच आपकी अच्छी है, तो आप कुदरत के निज़ाम को देख के चलते रहिए। जैसे उसने हर चीज़ अच्छी अच्छी करी है, खूबसूरती है हर तरफ। उसने तो ऐसा नहीं करा जो आज के माहौल में हो रहा है, वो तो नहीं उसने करा था ना। तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो हर इंसान एक अच्छा अपने को बनाएगा हर तबके में। मेरा तो यही है कि पहुँचे हमारा कि हर तबके के लोगों को चाहिए कि पहले तो तालीम पे, बच्चों की अच्छी तरबियत पे, अच्छे अखलाक पे, इन सब पे अगर इंसान काम कर रहा है। और सबसे बड़ी कि मदद, देखिए मदद ये नहीं कि लोग बैठ जाते हैं सोचते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दूसरे की मदद क्या करें। नहीं, आप सोचिए कि ये ऊपर वाले ने जो हमको दिया है, मेरी बॉडी है, ये जो जिस्म हमको दिया है, ये अज़ू दिए हैं, तो ये भी तो हमारे किसी के काम आ सकते हैं। ये भी एक तरह का सदक़े ज़ारिया है। तो इससे भी हम किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं, हमारे इस्लाम में जैसे है कि अगर आप एक पत्थर अपने रास्ते से उठा कर किनारे कर देते हैं तो वो भी एक सदका है। आप किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हैं तो वो भी एक सदका है। तो अगर आप इस तरीके से दिल में जज्बा रख के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और एक खूबसूरत निज़ाम, एक खूबसूरत दुनिया हो जाएगी। जी हाँ, बेशक ये हर किसी में जज्बा तो ये लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर शौक़ था तो मैंने ये काम किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो आपने तालीम से रिलेटेड बोला कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाती। तो वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं, या एक अखलाक का मौजू तो मैं मानती हूँ कि एक एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड हैं। तो अब जो पढ़ाना चाहता है, अब उसके पास पैसा नहीं है इतना, तो वो किस तरह से अपना दे सकता है कि किस तरह से पढ़ाए, किस तरह से अपने बच्चे को बेहतर बनाए, किस तरह से अच्छा माहौल बनाए, उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। देखिए, पहली आपने जैसे कहा तो हम कहेंगे कि पहला क्लास बच्चे का माँ होती है, पहली टीचर माँ होती है, घर होता है उसका पहला क्लास। तो शुरुआत में बच्चे को घर से ही अच्छी तालीम तरबियत देना शुरुआत की जाए। और जहाँ तक कि आजकल के टाइम में कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई पे अगर सही से ध्यान दिया जाएगा, उनकी तरबियत पे, तो उनको ये मतलब करना चाहिए कि हर इंसान देखिए है बगैर अपने को जो है पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो ऐसे ही उसको पढ़ाई के लिए, तरबियत के लिए, और नहीं है तो कुछ घर में ऐसे माहौल बनाए जाए जिससे वो बच्चों में तरबियतें डाली जाए जो वो इस तरीके के आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरीके की जो गलत लोगों में पढ़ना या किस तरीके के ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस घर से ही हो रहे हैं ना, घर में इस तरीके के ये सब निज़ाम ना हो, ना बने, ये सब तरबियतों का हमारे वहाँ उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जैसे कि आप क्योंकि ख़ुद आप डोमेस्टिक वायलेंस पे ही काम कर रही हैं, तो मेरा एक सवाल था, ख़ुसूसी जो डोमेस्टिक वायलेंस असल में जो होता है
तो ये किस यानी कौन से ऐसे लोग आपके पास आते हैं? क्या सिर्फ शौहर और बीवी का ही मसला होता है या घर में और भी नाइत्तेफाकियाँ लेकर लोग आपके पास आते हैं? यानी किस तरह से जुल्म जो है, जो आप देखती हैं कि ये नहीं होना चाहिए या आप जिस पर काम कर रही हैं, तो किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? कई तरीके के लोग हैं, जैसे कि हमने बताया ना कि इसमें जो है कई वजूहात भी हैं और लोग भी कई तरीके के हैं। कुछ तो मियाँ बीबी के मसले होते हैं, मियाँ बीबी के मसले खाली सेल्फ नहीं होते हैं, तो उसमें ये होता है कि सास हैं, नंदे हैं, उनकी फैमिलीज़ के इशूज़ हैं, या वो अपनी बहू को बहू नहीं समझ रही है, बेटी नहीं समझ रही है, बहू समझ रही है, उसके साथ ट्रीटमेंट गलत है, या नंद का ट्रीटमेंट ज़्यादा है कहीं पे, वो उनका दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है घर में, है ना। तो इस तरीके के भी बहुत से होते हैं केसेस। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या बताएं, मतलब कि हर तरीके की वजाहत रही हैं इन केसेस की। ओके, यानी मतलब बहुत सारे तरीके और आपके कुछ पास कुछ जो ऐसे आते भी होते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के ही होते हैं, वो सेल्फ रह रहे, अपना इंडिपेंडेंट रह रहे हैं लेकिन नहीं बन रही है। कुछ बेरोज़गारी वजह है, किसी में नशा कोई कर रहा है वो वजह है, यही दिक्कतें हैं। और कुछ जॉइंट फैमिलीज़ हैं तो उनकी दिक्कतें हैं। जी, तो यानी जो आप कह रही हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं तो वो भी आपके पास आते हैं मसले लेकर। तो वो किस तरह से मतलब नशाखोरी करके, यानी अब कहना चाह रही कि नशाखोरी भी एक तरीके का इन्वायरमेंट बहुत बड़ी कर देता है। तो यानी उस तरह के लोग कैसे आते हैं, यानी कौन सा मसला लेकर आते हैं? ज़्यादातर देखिए, जब नशाखोरी छोटा तबके के लोग करते हैं ना, तो वो अपना नशे पे पैसा लगा रहे हैं, घर में पैसा नहीं दे रहे हैं, बच्चों की परवरिश पे नहीं दे रहे हैं, फिर नशा करके आ रहे हैं तो बीवी के साथ जो है मार पिटाई कर रहे हैं। इस तरीके के जो केसेस हो बढ़ने लगते हैं, तो ये नशा भी इसकी वजह बन जाता है कि आपके पास खाने का नहीं, बच्चों को पढ़ाने का नहीं, और आप जो है नशा करके आ रहे हो, फिर ऊपर से ये है कि औरत पे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, घर के अंदर आकर मार पिटाई कर रहे हैं, ये सब वजह, ये सब सारी चीज़ें। तो कहकशा साहिबा, आप मुझे बता सकती हैं कि मतलब ये शादी के बाद के जो केसेस हैं, ज़्यादातर यही आपके पास आ रहे हैं, यानी शादी से पहले के कोई मसले आपके पास नहीं आते हैं? नहीं, जब हम इस प्लेटफॉर्म में हैं, काम कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस मेरा क्या है कि मैंने काफ़ी करे हैं केसेस, तो एक मुद्दा बन गया है। बाकी हमारी जो इंटरेस्ट रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस में ज़्यादा है, लेकिन जब एक इंसान आता है ना, तो कई तरीके के केस आते हैं। तो ऐसे भी कुछ आए हैं जो लड़के लड़कियों के केसेस हुए हैं। अब आपको बंद अल्फाजों में बताना चाहेंगे, जैसे आजकल के जो माहौल चल रहा है उसमें लड़कियों का लड़कों का तवज्जो हो गया, उसमें जैसे गैर कानूनी तरीके से शादी हो गई, या किसी धर्म के अलग धर्म के लोग हैं इस तरीके से, तो इस तरीके के भी केसेस आए हैं, उसको भी हमने देखा और उस पर भी हमने काम किया। यानी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अलग धर्म के, उससे भी शादी हो जाती है, तो उससे भी रिलेटेड आपके पास दहेज के तो भी आते हैं। ये आपको याद होगा कि मतलब कितने अब तक आपने केसेस सुलझाए हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आए और आपसे पूरी तरह से मदद हासिल करके गए और आज भी अपनी फैमिली में खुश हैं? बहुत से केसेस हैं, इनको गिनती ही करना, या इसको मैंने कभी गिना नहीं है। और बाकायदा हैं, अच्छे खासे हैं और अभी भी हैं। और मेरी एक सुविधा ये भी रहती है, एक हमने अपने जो हमारे पास लेकर आते हैं कि आपका अगर एक बार एप्लीकेशन हमारे ऑफिस आ गई है तो फिर आप लाइफ टाइम आप हमारे पास आ सकते हैं, कि आज हमने सुलह करके भेज दी, कल को फिर कुछ ख़राबी आ रही उनके सर्वाइव करने में उनको लाइफ, तो वो फिर से आएंगे, हम फिर से उनका केस करेंगे। ये नहीं कि एक बार करके हमने बंद कर दिया और एक ही टाइम उनको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे, आपको जाने के बाद भी अगर कोई और तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यानी आप जो सुलह करवाती हैं उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? हाँ, बहुत हद तक है, बल्कि अमूमन सारे केसेस में सॉल्व हुई हैं। कुछ केसेस में जैसे कि नहीं है तो अभी भी केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं कुछ के, तो इस तरीके से भी है ये। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर कोई लड़की कोई केस करने के लिए गई तो घर वाले और ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं कि ये कहाँ तक क्यों पहुँच गई। वजह थी, मेन वजह मैंने जो आपको बोली है कि मेन वजह मेरी जो है वो यही रही है कि हमने अपनी लाइफ में जहाँ पे देखा कि कई लेडीज़ पे इस तरीके के
उनके साथ हो रहा वाक़या, उनको दबाया जा रहा है घर में, लेकिन वो बोल नहीं पा रही क्योंकि कुछ आती कि भाई अब भी मैं इस घर के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, या मेरे वालिदैन हैं, या मेरे शौहर के घर का इज़्ज़त का सवाल। तो हमने उनके लिए वो इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप यहाँ आइए, यहाँ से आपकी बात कहीं नहीं जाएगी। हम अपने ऑफिस में 4 दीवारी में अपने पैनल से आपका काउंसलिंग करके आपके मसले को सुलझा कर और एक आपकी जो सुलहनामा होता है उसको हम लीगली तौर पे तैयार करवाते हैं, उस पे हम भेजते हैं। अब कुछ मसले हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं जिसमें हमको कोर्ट कचहरी की भी मदद लेनी पड़ती है। जी, जब कोर्ट कचहरी मसला जाता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंस तो नहीं होता है इसमें, मतलब नहीं, बहुत स्मूथली मेरे जो वकील हैं उसको अटेंड करते हैं। कोर्ट में केसेस अभी भी हैं जो चल रहे हैं, लेकिन हमारी ख़ास तौर पे ये रहती है कि हमारे जो लोग हैं वो किसी भी हमारी ख़ास मेरी NGO के जो भी केसेस होते हैं उनको हाइड करके रखते हैं। उनको ज़्यादा मतलब हम आपसे अपने केस तो बता देंगे, लेकिन हम कौन सा केस है, किस इंसान का कहाँ से आया, ये नहीं बताएंगे हम। जी ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, पर्सनली क्योंकि मेन चीज़ हमारा यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे इंसान आकर अपने आप को महफूज समझें कि महफूज है और हमारी कहीं बात नहीं जाएगी और हमें यहाँ से हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। तो कहकशां साहिबा, जैसा कि आपने बताया आप इतनी सारी चीज़ों को फेस करती हैं और बहुत बखूबी फेस करती हैं, तो आपके नज़रिए से आपने समाज को कैसा पाया है? अगर आप अपने तजुर्बात हमारे नाज़रीन को बताएं तो बहुत शुक्रिया होगा। मेरा तजुर्बा तो यही है कि हम जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि कुदरत का निज़ाम हर तरफ हमें खूबसूरती नज़र आती है। हमारा एक नज़रिया है कि हम लोगों को अपने मुस्कुरा कर देखते हैं तो अमूमन लोग मुस्कुरा कर ही देखेंगे, उसका जवाब देंगे। तो हमें बस अपना समाज बहुत ही अच्छा दिखता है, कुछ कमियां हैं जिसको हम भी सुधारने में लगे हुए अपने हद तक के, और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कहकशां साहिबा, जो आपने इतनी बेहतरीन अंदाज़ में हमें अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताए और हमारे नाजरीन को मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा आपकी बात से हौसला अफजाई हुई होगी और उनको ये शौक़ का जज्बा पैदा हुआ होगा कि हम भी कुछ अपने समाज के लिए कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से, नाजरीन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तरक्की का ये सफ़र बेसूद है अगर इंसानियत पीछे रह जाए, इंसान बनकर जियो कि ज़माना तुमसे रोशनी पाए। मुझे यकीन है कि आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके अंदर एक जज्बा जागा होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहें इस्लाह टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको तलाश है उन जवाबात की जो आपको ज़हनी और रूहानी सुकून का एहसास दिलाए, आपके ईमान तवक्कल को मजबूती बख्शे, दीन की खूबसूरती और हकीकत से रूह शनास कराने के लिए नामवर उलमा और मुफक्करीन के खुतबात, दीनी व दीगर मसाइल से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कुरान और हदीस की रोशनी में। खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस प्रोग्राम के जरिए रोजाना हर लम्हा सिर्फ इस्लाह टीवी पर। देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।